नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहता आज आपको बीए पार्ट सेकंड पेपर द्वितीय भारतीय राजव्यवस्था शीर्षक संसद में हमें 3 अंगों की बात करते थे। राष्ट्रपति का हमने पूर्व में कर लिया। अब हम करेंगे राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा व लोकसभा। सबसे पहले जब हम जो अध्ययन करेंगे वो राज्यसभा का करेंगे। सबसे पहला जो अध्ययन है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा क्या है या राज्यसभा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। पहले हम करते हैं संसद की बात। राज्यसभा को समझने के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इस बात की व्यवस्था की गई है। 79 द्वारा यह निश्चित किया गया है कि भारतीय संघ में एक संसद होगी। भारतीय संघ में एक संसद होगी जिसका निर्माण भारतीय संघ में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदनों द्वारा मिलकर किया जाए। जिसका निर्माण राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदनों, जिनको हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, से होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान की तरह औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। औपचारिक प्रधान हमारा कौन है? राष्ट्रपति को अंग माना गया है। भारत आजाद होने से पहले, स्वतंत्र होने से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 कानून लाए गए। भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। 2 कानून ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में लाए गए। भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। इन दोनों जो अधिनियम लाए गए, इन दोनों अधिनियमों में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। वर्तमान समय में संघात्मक विधानों में भी द्विसदनात्मक स्थापना की जाती है। अतः उससे प्रेरणा लेते हुए 1919 और 1935 से प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसमें उच्च सदन हमारा क्या होगा? राज्यसभा हमारा क्या होगा? उच्च सदन। और निम्न सदन हमारा कौन सा होगा? लोकसभा। लोकसभा हमारा निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा और लोकसभा हमारा निम्न सदन। अब उच्च सदन जो है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, यानी इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य विधानमंडल से निर्वाचित लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और निम्न सदन के लोग हैं, लोकसभा के सदन के लोग हैं, ये लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी इनका निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा। इनका राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? राज्यसभा की, अर्थात उच्च सदन की। राज्यसभा अर्थात उच्च सदन की बात करते हैं। तो राज्यसभा संसद का द्वितीय तथा उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा 80 द्वारा राज्यसभा की बात की जाती है। राज्यसभा के 80 के अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी, 50 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 सदस्य है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य है, जिसमें 12 व्यक्ति जो लोग चुन के नहीं आ सकते, विद्वान लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन लोगों का निर्वाचन, उन 12 सदस्यों का नामजद राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा अनुभव हो। शेष सदस्य मतलब 12 निकालने के बच्चे 233 सदस्य है। इन सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी जनता जिन राज्य विधानमंडलों में हमारे सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व, संघ की इकाइयां कौन है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार से होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विधानमंडलों से होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचन मंडल गठित किए जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मंडल जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वहां इनकी संख्या अधिक है, जिस राज्य में जनसंख्या कम है वहां कम है। अमेरिका के समान भारत में छोटी छोटी राज्यों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। भारत में तो जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में जो उच्च सदन है या द्वितीय सदन है उसको प्रत्येक राज्य में 2 राज्यसभा सदस्य चुनने का अधिकार है। इसलिए हमारा समान प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है। इस शब्द में संविधान यह व्यवस्था करता है कि एक राज्य के जनसंख्या में प्रथम 50 लाख व्यक्तियों पर हर 10 लाख पर एक, फिर उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधि होंगे। हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाई नहीं गई। फिर राज्यसभा के सदस्यों में कुछ परिवर्तन हुए। राज्यसभा के सदस्यों का कुछ परिवर्तन किए गए। परिवर्तन किस प्रकार से किए गए? संविधान संशोधन अधिनियम, राज्यसभा की रचना से संबंधित परिवर्तन संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए। उसमें प्रथम व्यवस्था ये की गई कि पहले राज्यसभा 2003 से पहले राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए उस राज्य का नागरिक होना जरूरी था, उस राज्य का मतदाता होना जरूरी था। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। दूसरा, उससे पहले 2003 से पहले गुप्त मतदान की व्यवस्था थी। उस गुप्त मतदान की व्यवस्था में भ्रष्ट आचरण के आधार पर राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अब खुले में इनका मतदान होता है। तो विभिन्न जो सदस्य है, विभिन्न राज्यों के अलग अलग सदस्य है, उसमें अलग अलग दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश में 11 है, असम में 7 है, बिहार में 16 है, गुजरात में 6 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, केरल में 9 है, मध्य प्रदेश में 11 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटक में 12 है, उड़ीसा में 10 है, पंजाब में 7 है, राजस्थान में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, उत्तराखंड में 3 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, नागालैंड में 1, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में 1, सिक्किम में 1, मिजोरम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, गोवा में 1, तेलंगाना में 7, दिल्ली में 3 और पांडुचेरी में 1। इस प्रकार से
इन सदस्यों में से 233 राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसमें 5 सदस्य, 5 संघ क्षेत्र हमारे से है, 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत न है। किंतु एक बात ध्यान रखने वाली है, कानून द्वारा यह निश्चित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 102 द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं माने जाते। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति संसद के लिए, राज्यसभा में इसके लिए योग्य है या नहीं है, योग्यता रखता है या नहीं है, तो इसका निर्णय राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से राय के आधार पर किसी व्यक्ति की योग्यता और अयोग्यता पर बात करेगा। राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल, इसका मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पूरी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष बाद 1 तिहाई सदस्यों का निर्वाचन बदल दिए जाते हैं, 1 तिहाई सदस्य नए नियुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल निश्चित है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, परंतु 1 तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य अपना पद ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है पदाधिकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत सरकार का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 89(1) द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यपाल का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं होता तो उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। वह सभा में बहुमत के प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया जा सकता है। सभापति अनुपस्थित रहता है तो ऐसे समय में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद पर अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, उपसभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा के सभापति उपसभापति को जो वेतन दिया जाता है वो भारत के संचित निधि में से दिया जाता है और राज्यसभा का सभापति एक उपसभापति को समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्यतः विधान मंडलों के अध्यक्ष को होते हैं, विधानसभाओं के अध्यक्ष को होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को होते हैं। सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यपालिका संबंधी कार्य तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना और विचाराधीन प्रश्नों पर मतदान द्वारा निर्णय करना और राज्यसभा के
राज्यसभा की जो गणपूर्ति है, कोरम है, गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम 1/10 सदस्यों का है, 1/10 सदस्यों का है, 1/2 का है। यानी कोरम के लिए 1/2 सदस्य होने जरूरी है, 1/2 सदस्यों का होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा की शक्तियां या कार्य, एक ही बात है। राज्यसभा की शक्तियां या कार्य। नंबर 1 विधायी शक्तियां। नंबर 1 विधायी मतलब कानून, विधायी शक्तियां। जैसा हमें पता है, राज्यसभा लोकसभा का सहयोगी तथा सहायक सदन के रूप में कार्य करता है। लोकसभा के साथ राज्यसभा को भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। संविधान द्वारा अद्वितीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त की गई। अद्वितीय विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में यह निश्चित है, सामान्यतः किसी भी विधेयक को लोकसभा में पारित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में किसी भी विधेयक के मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद यदि 6 माह की अवधि के अंदर दूसरे सदन द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन है उसका निर्णय बहुमत द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 में यह व्यवस्था की गई। इस प्रकार औपचारिक रूप से अद्वितीय विधेयक के संबंध में दोनों सदन समान सत्ता है। दोनों में वास्तव में राज्यसभा 2 बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और अतः बहुत अधिक संभावना इस बात की होती है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने में मंत्रिपरिषद लोकसभा के दृष्टिकोण का अधिक ध्यान रखती है। उदाहरण के लिए यदि कोई भी विधेयक राज्यसभा में स्वीकृति के लिए लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए तो संभावना इस बात की है कि इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि ये विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। द्वितीय है, संयुक्त बैठक के विधेयक का भाग्य निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से दुगनी है, तो इसलिए लोकसभा की इच्छा अनुसार कानून पारित हो जाता है। इस प्रकार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का निर्णय पारित हो जाता है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम मतभेद दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई। मतभेद दूर होने से विधेयक पारित कर दिया गया। इसी प्रकार मई 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पारित कर दिया गया दोनों सदनों में। इस प्रकार जब जब अड़चन आती है, जब जब संभावनाएं बढ़ती है, तब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाए? संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव भी स्वीकृत समझा जाएगा, जबकि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों की असहमति होने से
संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव गिर जाता है। संविधान संशोधन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन में अगर लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर देती है, राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है, दोनों सदनों में पृथक 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रकार का आज तक 3 बार हुआ है। 1970 में परिवेश समाप्त करने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में गया, पर राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया। 1978 में लोकसभा द्वारा 45वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा ने विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित कर दिया। और तीसरा 1989 में हुआ, जब लोकसभा द्वारा पारित 64वां तथा 65वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण और शहरी शासन संबंधी राज्यसभा में 2/3 समर्थन नहीं मिला, तो संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकृत हो गया, जो बाद में 93 और 94 में पास हुआ। इस प्रकार आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। कल तक धन्यवाद। सुरक्षित रहे, घर में रहे।